थर्ड यूनिट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट में तीन ही चीज़ें करनी है। एक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक कंसेप्ट करना है और एक इम्पोर्टेंस, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन डायमेंशंस में से ही आए हुए हैं और एक क्वेश्चन फीचर में से आया हुआ है और एक इम्पोर्टेंस में से। तो फीचर और इम्पोर्टेंस में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, बाकी डायमेंशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैं सारा रिपीट कर देती हूँ एक बार। बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सभी फैक्टर्स जो बिज़नेस के चारों ओर है और बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें दोनों ही चीज़ें आती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम स्पेसिफिक फोर्सेस भी बोलते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स। इनका मतलब ये होता है ये हर इंडस्ट्री के ऊपर अलग प्रभाव डालते हैं। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, जो खाली उसी इंडस्ट्री पे पड़ता है। और एक्सटर्नल या जनरल फोर्सेस जो होती हैं, जैसे पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सभी प्रकार के व्यवसाय पर बराबर रूप से इफ़ेक्ट डालती हैं, सबके लिए समान होती हैं। तो खाली बिजनेस एनवायरनमेंट हो तो उसका मतलब जो है ये जनरल फोर्सेस ही होता है। वैसे इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल है, स्पेसिफिक और जनरल। मतलब हम पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो माइंड में हम जनरल फोर्सेस को रखते हैं। तो बिज़नेस को प्रभावित करने वाले वो सभी फैक्टर्स जिससे बिज़नेस के अंदर डिसीजन मेकिंग या बिज़नेस में कोई भी काम इफेक्ट होता है, उसको हम बिज़नेस एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं। पहला है, इसकी फीचर्स पढ़ते हैं। नंबर 1 है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये समग्र होता है सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का। जैसे मैंने पहले ही बताया, वैसे तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आते हैं, लेकिन मुख्यतः हम एक्सटर्नल ही इसमें शामिल करते हैं। तो बिज़नेस के चारों ओर जितने भी ये फैक्टर हैं ना, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, इनका टोटल होता है। एग्रीगेट मतलब टोटल। हम ये नहीं कह सकते खाली किसी बिज़नेस पर पॉलिटिकल फैक्टर इफेक्ट कर रहा है या खाली किसी बिज़नेस के ऊपर इकोनॉमिक इफेक्ट कर रहा है। ये सारे टोटल जो है प्रभावित करते हैं। दूसरा होता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक वही इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स हो गए, और जनरल में ये सभी आ गए आपके जो बाहर के फैक्टर्स हैं, पांचों डायमेंशंस जो होती हैं, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और लीगल। इंटर रिलेटेडनेस, सारे ना पांचों के पांचों, हम जित पूरे चैप्टर में इन पांचों की बात करेंगे, इंटरनल की बात ही नहीं करते। ये पांचों के पांचों जो हैं आपस में गुथे हुए हैं। जैसे आजकल कोविड पीरियड चल रहा है तो लोग हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी हैं, तो ये सोशल फैक्टर है। लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण जो हेल्थ बूस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है उन सब की सेल्स बढ़ गई है। तो सेल्स बढ़ना इकोनॉमिक है। और गवर्नमेंट ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया, इससे मास्क बनाने वाली कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो खाली एक मास्क बनाने वाली कंपनी पे प्रभाव पड़ा और गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है, तो ये हमारा लीगल हो गया, क्योंकि कानून बना दिया, इसके लिए पेनल्टी है। कानून शब्द वहाँ आएगा जहाँ पेनल्टी और पनिशमेंट हो। तो सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, एक ही चीज़ है कोविड। उसका इकोनॉमिक आस्पेक्ट भी देख रहे हैं हम, सोशल आस्पेक्ट भी देख रहे हैं, उसका हम लीगल आस्पेक्ट भी देख रहे हैं। तो इंटर रिलेटेडनेस में आपको ये शो करना है सारे आपस में बंधे हुए हैं। हाँ जी, आप सुनिए डायनामिक नेचर। डायनामिक मतलब बदलता रहता है। ये जैसे टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट तो बहुत ही बदलता है, बहुत ज़्यादा। तो आज जो टेक्निक मार्केट में खूब अच्छे से चल रही है, हो सकता है कल तक वो जो है आउटडेटेड हो जाए, उसकी जगह कोई नई टेक्निक आ जाए। नेक्स्ट है अनसर्टेन। देखो डायनामिक का मतलब होता है जो बदलता रहता है। अनसर्टेन का मतलब जिसका पता ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग पॉजिटिव कैन हैपन एंड एनीथिंग नेगेटिव कैन हैपन। तो एकदम से सरकार जो है किसी खास प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को प्रोहिबिट कर दे, बंद कर दे, निषिद्ध कर दे, तो वो क्या है, अनसर्टेन ही था, पता ही नहीं था किसी को ऐसा होने वाला है। जैसे गुजरात सरकार ने लीक्वर बैन कर रखी है, एकदम से बैन लगता है तो जितनी भी शराब बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी वो सब ठप हो गई थी। तो ये अनिश्चित रहता है। और डायनामिक का मतलब ये बदलता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। पॉलिटिकल भी बदलता है, टेक्नोलॉजिकल भी, सोशल भी। ये तो बड़े मतलब कई कई सालों के प्रोसेस हैं जो रोज़ कुछ ना कुछ किसी हद तक बदल जाते हैं। जो दोनों में ये फ़र्क है, अनसर्टेन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं, और डायनामिक जो है ज़्यादातर पॉजिटिव कंटेक्स्ट में होता है कि ये चीज़ इम्प्रूवमेंट के लिए बदलती रहती है। फिर है कॉम्प्लेक्स, इसको ध्यान से सुनिए।
कॉम्प्लेक्सिटी में ना ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन से पांचों में से कौन से फैक्टर का प्रभाव हमारे बिजनेस पर पड़ा है। सारे गुथे हुए हैं क्योंकि इंटर रिलेटेडनेस में हमने पढ़ा, तो ये कॉम्प्लेक्स है, हम नहीं बता पाते किसका प्रभाव हमारे बिजनेस पर कितना पड़ा है। जैसे ही कोविड का एग्जांपल लें तो कोविड आना किस पांचों में से किसी भी फैक्टर में नहीं है, क्योंकि ये तो एक नेचुरल डिज़ास्टर हो गया। इससे जो है फास्ट फूड बनाने वाली कंपनियों के बिजनेस ठप हो गए, तो किस में लेंगे पांचों में से? ना ये टेक्नोलॉजिकल है, ना ये पॉलिटिकल है। हाँ, लीगल में काउंट होता है, क्योंकि लीगल ग्राउंड पे ही जो है सभी प्रकार के बिजनेस जो है लॉकडाउन के तहत बंद कर दिए गए थे। पर आप इसका कारण क्या बता पाओगे? लीगल है या लोगों ने बाहर का खाना बंद कर दिया है, ये है कोविड पीरियड में? ये सरकार ने जो कानून बना दिया वो लीगल में ही आ गया। तो आप किसका इम्पैक्ट ज़्यादा बता पाओगे? लीगल का बता पाओगे या सोशल का, कि लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस है, बाहर का खाना ही नहीं खाते हैं अब? तो बहुत कॉम्प्लेक्स ये ना गुथा हुआ है, कौन से फैक्टर का प्रभाव कितने % है, ये जानना बहुत मुश्किल है। रिलेटिविटी, ये ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब होता है तुलना। किसी फैक्टर का किसी देश में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किसी फैक्टर का किसी देश में कम। जैसे साड़ियों की डिमांड इंडिया में ज़्यादा है, चाइना में और यूएसए में कम है, फैक्टर तो वही है, सोशल। बर्गर की डिमांड जो है यूएसए में ज़्यादा है, नूडल्स की डिमांड जो है चाइना में ज़्यादा है, सोशल फैक्टर है। तो कहीं कहीं किसी फैक्टर का प्रभाव ज़्यादा होता है, कहीं कहीं किसी फैक्टर का जो है प्रभाव कंपैरेटिवली कम होता। तो रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक। तो रिलेटिव, कॉम्प्लेक्स, ये दोनों से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, और इंटर रिलेटेडनेस में भी पूछा जाता है। इंटर रिलेटेड और कॉम्प्लेक्स एक जैसे से लगते हैं, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखना है लास्ट में क्या पूछा है उसने, कि इससे कौन से फीचर का पता चलता है। कहानी से ना यू विल हैव एन आइडिया कि ये इम्पैक्ट पूछ रहा है तो कॉम्प्लेक्स है आपस में, और अगर सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है, पांचों फैक्टर्स के बारे में, तो ये इंटर रिलेटेड है। अब है इम्पोर्टेंस में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जैसे कि एक प्रश्न फीचर्स में से ज़रूर है, और फीचर्स में से भी मैंने बता दिया रिलेटिव में से ज़्यादातर बार प्रश्न पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स और इंटर रिलेटेड में सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। हाँ जी, पहला इसका लाभ है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो, अगर आँख और कान खुले हुए हैं ना बिजनेसमैन के, और चारों तरफ वो सेंस कर सकता है मार्केट में कि किस चीज़ की डिमांड है, वही चीज़ बनाना शुरू कर देता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, ये क्यों बनी ही? क्योंकि मार्केट में ये सेंस हो गया है, छोटी कार, इको फ्रेंड और वो यूज़र फ्रेंडली कार जिसको यूज़र आसानी से चला सके, ये मार्केट में थी ही नहीं। तो मार्केट में ये चीज़ सेंस की गई, महसूस की गई, और मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना हुई। अब कोविड पीरियड में चारों तरफ एक ही चीज़ है, इम्यूनिटी बूस्ट करो, हेल्थ का ख्याल रखो। तो जिसने इस चीज़ को पहचान लिया वो डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो है ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा लोग खरीदे। अब आप ईएमसी का प्रोजेक्ट भी कर रहे हो ना, तो आपने उसमें मैक्सिमम आइडियाज़ वही दिए जो कोविड पीरियड में सक्सेसफुल है। कोई मास्क बना रहा है, कोई सैनिटाइज़र जो है वो बेचना चाह रहा है, कोई चीज़ों को हाइजीनिक रूप से खाना जो है वो ऑफिस में पहुंचाने के आइडिया लेकर के आया है, कोई इम्यूनिटी बूस्टर जो है ड्रिंक बना रहा है, कोई जो है हर्बल शैम्पूज़ की बात कर रहा है। तो ये सब जो है हमारे कोविड पीरियड में हेल्थ कॉन्शियस होने को शो कर रहे हैं। ये तो हो गया कि सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना, कि इससे पहले कि दूसरा कॉम्पिटिटर उसका लाभ ले जाए हम पिक कर लेते हैं, जैसे मारुति उद्योग ने कर लिया। दूसरा है थ्रेट और वार्निंग सिग्नल्स को जानने में हेल्प करता है। देखो, पहले पॉइंट का ऑपोजिट है ये। पहले में तो ये था हम मार्केट में कुछ पॉजिटिव पहचानते हैं और उस पॉजिटिव को कैच कर लेते हैं। दूसरे में क्या है, कोई डरने की बात है, कोई आपको लग रहा है नुकसान होने वाला है, तो उसके लिए पहले तैयार हो जाते हैं। जैसे आपको एकदम से पता चले कोई कंपटीशन में नई फर्म आ रही है, तो पहले ही आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा और रिफ़ाइन कर लोगे और अच्छा बना लोगे, ताकि मार्केट में उसके प्रोडक्ट की तुलना में हमारा ही ज़्यादा बिके। तो अगर आपको कोई वार्निंग सिग्नल नज़र आ जाता है, आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेते हो। तीसरा है, इससे यूज़फुल रिसोर्सेज को कैच कर सकते हो। जैसे अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, तो बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ जितनी भी है ना, वो पहले ही रॉ मटेरियल को स्टॉक करके रख रही हैं, तो उन्होंने यूज़फुल रिसोर्सेज को पहले ही कैच कर लिया है।
अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करने में ट्रेन कर दिया है। मतलब वो एम्प्लॉयज़ भी रिसोर्सेज हैं, उनको भी बांध के रख लिया है ताकि वो एन वक्त पर हमें ऐसा ना हो अनअवेलेबल हो जाए, उनको वर्क फ्रॉम होम सिखा दिया। तो एनवायरनमेंट को सेंस करने से हम ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को इकट्ठा करके समय पर रख सकते हैं। चौथा है रैपिड चेंजेस को फाइट करने में ये हेल्प करती है इसकी नॉलेज। तो किसी चेंज के बारे में आपको पता चल जाता है तो आप उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाते हो। जैसे फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल दें, कोविड इतनी बड़ी मतलब नेचुरल डिज़ास्टर है, एकदम से आ गया, नो वन वाज प्रिपेयर फॉर इट। तो फोर्ड मोटर्स ने क्या किया, इमीडिएटली जैसे ही इसको थोड़ा बहुत सेंस होने लगा ना, जनवरी फरवरी 2020 में इसने अपनी वर्क फोर्स को थोड़े दिनों की ट्रेनिंग देके अपना सारा प्रोडक्शन कार्स का, मोटर्स का बंद कर दिया और सारी वर्क फोर्स को प्रोडक्शन में लगा दिया वेंटिलेटर्स में, कि वेंटिलेटर्स बनाओ। तो इस प्रकार इसने जो चेंज आया ना वातावरण में, उसको कोप अप कर लिया, उसके साथ एडजस्ट कर लिया। और यही पॉइंट हमारा उसमें भी जाता है कि इसने जो है मार्केट को सेंस करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी लिया, सबसे पहले वेंटिलेटर्स बनाए। तो अगर इसको आप सेंस ही नहीं करते तो आप जो है इस चेंज से कॉप अप नहीं कर पाते। तो कॉप अप वाले पॉइंट में तो अगर फोर्ड मोटर्स का ले तो इसने ऐसे कॉप अप किया कि या वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम भी सिखा दिया, जिनसे ऑफिस का काम कराना, ये तो हो गया कॉप अप। और अपनी कंपनी को वेंटिलेटर्स बनाना सिखा दिया, ये हो गया उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है। तो कॉप अप में तो सिचुएशन वही है, उसमें एडजस्ट होना है। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज में सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ फ़ायदा उठाया है। तो वेंटिलेटर बनाना फ़ायदा उठाना है, और अपने ऑफिशियल स्टाफ से वर्क फ्रॉम होम करवाना, जो कि एक नया कंसेप्ट था इनके लिए, उसको हम बोलेंगे कॉप अप करना है, इसके साथ एडजस्ट होना। पांचवा पॉइंट है प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्पफुल रहता है। तो पहले ही जैसे अब हम लोगों को सेंस हो गया कि सीबीएसई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं लेगी, तो एमसीक्यू की ज़्यादा हमने प्रैक्टिस की, तो हमने पहले ही प्लान बना लिया कि हम किस प्रकार पढ़ाई करेंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू ठीक हो हमारे। तो प्लान और पॉलिसीज़ में हेल्पफुल होता है और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम अपनी एनवायरनमेंट के अनुसार अपने प्लान्स बनाते हैं, अपनी एनवायरनमेंट के अनुसार ही जो है अपना वर्क और एक्शन रखते हैं। ये होगी हमारे 6 पॉइंट इंपॉर्टेंस के। इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहला लाभ उठाना, वार्निंग सिग्नल्स को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना, और तीसरा है यूज़फुल रिसोर्सेज इकट्ठा करना। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न आया हुआ, एक एक आएगा ही आएगा। अब है इसके डायमेंशंस, 5 डायमेंशंस है। इकोनॉमिक में जो भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो सारे फैक्टर्स आपको यहीं आएंगे, तो एनसीईआरटी में उसमें दे रखे हैं बॉक्स में। लेकिन यहाँ कुछ एक चीज़ जैसे इसमें आएगा ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, सब इसमें आएंगे। पर ध्यान रखना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भले ही आप उसमें पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, वो सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। बर्थ रेट, डेथ रेट भी सोशल का है, और पॉपुलेशन शिफ्ट्स या पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि कितने जवान हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, पॉपुलेशन है, वो भी सोशल में आता है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल, जैसे हमने टाइपराइटर छोड़ के कंप्यूटर्स पे आगे ऑनलाइन रिजर्वेशन करना, और आजकल के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर्स, ये टेक्नोलॉजिकल है। पॉलिटिकल में आता है देश में कौन सी पार्टी की सरकार है, उनकी आइडियोलॉजी, देश में कौन सा वो सिस्टम है डिसीज़न मेकिंग का, डेमोक्रेसी है या नहीं है, या ऑटोक्रेसी है कि अपने डिसीजन थोप दिए जाते हैं। फिर है लीगल, इसमें आते हैं कानून, एक्ट वर्ड मिलेगा ACT, जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट, कंपनीज़ एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, और आजकल के टाइम में मास्क नहीं लगाने पे फाइन है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट में है। सोशल एनवायरनमेंट में आता है हमारी विचारधारा, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारे कल्चर, हमारे फेस्टिवल्स, वीमेन का ज़्यादा वर्क फोर्स में रहना, ये सोशल है। लिटरेसी रेट बढ़ना, ये भी सोशल है कि हम पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। और हेल्थ कॉन्शियस होना, ये भी सोशल है, ये तो आना ही आना है, सोशल में आएगा कि आजकल लोग जो है अपने खाने के प्रति, इम्यूनिटी के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस है, तो ये कौन सा फैक्टर है, ये सोशल एनवायरनमेंट में आएगा। अच्छा, लीगल में और एग्जांपल आपका आ सकता है कि जब भी हम टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स का एडवर्टीज़मेंट करते हैं, जैसे सिगरेट का, तो उस पर लीगल वार्निंग होनी चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ।
बेबी फूड कोई, जैसे ये सेरेलैक वगैरह जो है, इसको हम बेचते हैं तो उसमें जो है डेफिनेटली उसके अंदर ये लिखा होना चाहिए एक कि जो मदर्स मिल्क है वो बेस्ट होता है, मतलब ये कानून ने कहा है, ऐसा लिखा होना चाहिए। तो ये कानून के अकॉर्डिंग है। ये दोनों पॉइंट जो है एनसीईआरटी में भी है और आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ये ऑनलाइन का भी हो गया, तो हमारा सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक। अच्छा, एक और पॉइंट था इसमें, अगर हमें ये देखना हो कि पूरे बजट को प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में देश में कैसे बांटना है, तो ये हमारा इकोनॉमिक है कि हमने अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, तो अपनी 12वीं क्लास में देख लो, इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक है ना वो सारे इकोनॉमिक में आते हैं। सोशल में से ही ज़्यादा आने की संभावना होती है। ठीक है, तो 3 ही चीज़ें थी, फीचर्स, इम्पोर्टेंस और डायमेंशंस। 3 प्रश्न डायमेंशन में से आए हुए हैं, एक क्वेश्चन आपका फीचर में से है और एक इम्पोर्टेंस में से है। तो आप बस इम्पोर्टेंस और फीचर्स को थोड़ा ध्यान से सुने। थैंक यू।